नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर आज सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड में कोर्ट ने 2 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कितने दिनों के लिए भेजा रिमांड पर, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली के विवेक विहार प्रकरण में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को आज दिल्ली के कड़कड़दुमा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कड़कड़दुमा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 30 मई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बीते 25 मई की देर रात को विवेक विहार स्थित चाइल्ड केयर सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। पुलिस उसके बाद से ही लगातार अस्पताल के संचालक नवीन खींची की तलाशी में जुटी हुई थी। लगातार धरपकड़ अभियान के लिए कई टीमों का गठन किया गया और उसके बाद आखिरकार कल यानी बीते रविवार शाम के समय में पुलिस ने नवीन खींची और उसके सहयोगी ऑन टाइम ड्यूटी आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को आज दिल्ली की कड़कड़दुमा में पेश किया गया और पुलिस पेशी के दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 30 मई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। फिलहाल अब दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी और लगातार ये तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस वजह की असली, इस पूरे घटनाक्रम की असली वजह क्या है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि पुलिस पूछताछ में विवेक विहार प्रकरण में और क्या खुलासे सामने आते हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। वजह क्या है याचिका दाखिल करने की, बता रहे हमारे संवाददाता अजय चौहान। केजरीवाल की 1 तारीख को याचिका खारिज खत्म हो रही है। लगातार कि जिस तरह से 2 तारीख को मुख्य दिया जा रहा, लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि उन्हें मेडिकल के लिए 7 दिन की और जमानत दी जाए। यानी कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे और भी आगे की डेट दी जाए। लेकिन लगातार वहीं ईडी ने उस पर सवाल खड़ा किया कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को मेडिकल की क्या सुविधा, क्या जरूरत पड़ गई है, क्योंकि लगातार कहीं ना जो फिटनेस है, जो उनके मेडिकल चेकअप किए गए थे वो पूरी तरह से फिट थे। लेकिन अभी इतिहास जानने से पहले ही उन्होंने 7 दिन की और जमानत मांगी है। अब देखना ये होगा आखिरकार क्या सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की जमानत देता है या नहीं देता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि आपको बेल पर नहीं छोड़ा जा रहा, बल्कि आपको चुनाव प्रचार के लिए ही दी गई है। ऐसे में देखना होगा, सीबीआई भी इसमें अब कूद गई है, क्योंकि सीबीआई ने कहा कि हमें भी एक इनकी रिमांड चाहिए, क्योंकि लगातार कहीं ना ईडी और सीबीआई अब समय है। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि इनकी 7 दिन की याचिका बढ़ाई जाती है या नहीं बढ़ाई जाती है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो वहीं सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ कोर्ट में, बता रहे हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था, जहां पर वो नहीं आए। उनकी जगह उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कोर्ट में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी वायनाड में लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। आपको बता दें, विजय मिश्रा के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने इसका विरोध जताया, तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए आगामी 7 जून को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने की बात की है। आपको बता दें, विजय मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे पूर्व में, उन्होंने एक परिवाद दाखिल किया था, जिसमें अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करीब 6 साल पहले की थी, जिसका मुकदमा सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है और राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं। आपको बता दें, 20 फरवरी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उपस्थित हुए थे, जहां पर कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में लेते हुए 25-25 हज़ार की 2 मुचलकों पे जमानत दे दी गई थी और आगामी डेट लगा दी गई थी। आपको बता दें, पिछली डेट 14 मई थी, जिसमें कोर्ट वैकेंट होने के चलते माननीय राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए थे। उसके बाद आगामी डेट 27 तारीख लगाई गई थी, जो कि आज का दिन है। आपको बता दें, कोर्ट ने उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया है और ये उनके लिए लास्ट मौका है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस।
तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया है। ऐसा खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भैक्यंतुरा। यात्रा को सुव्यवस्थित करने का जो बीड़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उठाया था, आज इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की जो व्यवस्था है उसका स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस औचक निरीक्षण में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो अधिकारी वहां मौजूद थे उनमें हड़कंप जरूर देखने को मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा व्यवस्थाओं के तहत यात्रियों से भी फीडबैक लिया कि जो प्रशासन की व्यवस्था वहां पर की गई है वो संतोषजनक है कि नहीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से जो यात्रा में जो वहां पर व्यवस्थाएं रखी गई है उनको जांचने का भी काम कर दिया गया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और ये कहा जा सकता है कि अब यात्रा पटरी पर लौट आई है। जो आउट ऑफ कंट्रोल शुरू में दिख रही थी यात्रा, चारधाम यात्रा, वो वापस व्यवस्थित होती नजर आ रही है। ये सब चीजें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त कदम उठाए गए जो निर्णय थे, जो निर्णय उठाए गए थे उसी का परिणाम तो समझे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के सीधे तौर पर अब निर्देश यही है कि अधिकारी फील्ड में रहते हुए सकारात्मक काम करें, यात्रियों की जो परेशानियां उनका हल वहां पर निकालें और रजिस्ट्रेशन पर खास तौर पर सख्ती बरतने के लिए कहा गया। यानी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी यात्रा उनको वापस भेजने का काम कर रहे हैं। साथ ही जो रजिस्ट्रेशन जिनका तय समय पर है उन यात्रियों को सुव्यवस्थित तरीके से आगे भेजने का काम किया जा रहा है। कोशिश यही है कि ये यात्रा सभी यात्रियों की सुखमय हो सके, सफल हो सके, सुगमता के साथ हो सके। और अभी तक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। आने वाले दिनों में यही रिकॉर्ड नए और रिकॉर्ड बनाता हुआ भी नजर आएगा। कैमरामैन अपने साथ अभय केंद्र। तो वहीं चारधाम यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कैसे हुई है मौत, बता रहे हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है और लगातार सरकार ने प्रयास किया है कि यात्रियों के लिए यात्रा सुगम हो, ऐतिहासिक हो और सुरक्षित हो। और उसी के तहत सरकार ने 2024 चारधाम यात्रा की शुरुआत करी। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो धरातल पर भी नजर आई। स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह अपने शिविर भी लगाए, लेकिन एक चिंता का विषय पूरी चारधाम यात्रा में एक बार फिर देखने को मिल रहा है। करीब 61 लोगों की इसमें मौत हो गई है अब तक। अगर 15 दिनों की मैं बात करूं और इसमें से अधिकतम लोगों की मैं अगर मैं बात करूं तो 60 वर्ष से अधिक लोग इसमें शामिल थे, जिनकी मौत पूरे चारधाम यात्रा में हुई है अब तक की अगर मैं बात करूं। जगह जगह स्वास्थ्य विभाग का ये भी कहना है कि जगह जगह हमने शिविर भी लगाए थे और ये यात्री वहां पर पहुंचे भी थे। इसके बाद ये हिदायत उन्हें दी गई थी कि वो यात्रा ना करें, हाई एल्टीट्यूड में ना जाए, उससे आपकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। जिसके बाद यात्री नहीं माने और उसके बाद भी उन्होंने चारधाम की यात्रा करी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा कभी भी आसान नहीं रही यात्रियों के लिए। और ऐसे में जब यात्रा सुगम हुई है, राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा फिर भी रुकने का काम नहीं ले रहा है। सरकार का प्रयास यह है कि स्वास्थ्य विभाग को और एक्टिव किया जाए, जो जांच है उसे और एक्टिव किया जाए, जिसके तहत अब देखना होगा कि जो मौत का आंकड़ा है या आगे बढ़ेगा या स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर नींद से जागेगा और जो स्वास्थ्य शिविर है जिसमें अत्यधिक लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग करके ही उन्हें आगे भेजेगा। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वाइज। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार भी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हो गई है। ऐसा खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। अतिक्रमण हटाओ अभियान आज से शुरू हो चुका है, एक बार फिर तेजी मिल चुकी है और हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो रिस्पना नदी है उसके जो आसपास है उसमें मलिन बस्ती थी और तीनों अगर डिपार्टमेंट की मैं बात करूं जिसमें नगर पालिका मसूरी और नगर निगम देहरादून और MDDA शामिल थे, जिसमें उन्होंने चिन्हीकरण किया कि 500 से अधिक जो अवैध मकान बनाए गए हैं, जिसमें 2016 हाईकोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हाईकोर्ट ने ये कहा था कि 2016 के बाद जितने भी वहां पर मकान बने हैं, अवैध अतिक्रमण बने हैं, उसे तोड़ने का काम किया जाए। साथ साथ क्योंकि रिस्पना नदी का रिस्टोरेशन भी दोबारा से किया जा सकता है, तो ऐसे में इन्हें जल्द से जल्द तोड़ा जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो उसमें राजनीति भी बहुत तेज हो रही थी। कांग्रेस लगातार पक्ष कर रही थी कि जो अतिक्रमणकारी है उनके घर बचाए जा सके, लेकिन फिर भी राज्य सरकार का जो सख्त रुख है साफ तौर पर देखने को मिला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी ये कोशिश की कि जो अतिक्रमण है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। 3 बार सरकार ने स्टे भी लिया, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट के फैसले को नहीं रोक पाई। अब देखना होगा कि MDDA कब तक कार्रवाई करता है और आने वाले समय में जो ये अतिक्रमण हटा है तो उसका फायदा किस तरह से उत्तराखंड के डेवलपमेंट में पड़ेगा। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वाइज। तो वहीं मेरठ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को गिरफ्तार किया है। क्यों किया है गिरफ्तार, वजह क्या है, विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। समाजवादी पार्टी के शहर विधायक रफीक अंसारी की गिरफ्तारी हो चुकी है।
आपको बता दें, बाराबंकी के जैतपुर थाना पुलिस ने विधायक रफीक अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ पुलिस यहां से विधायक रफीक अंसारी को लेने के लिए मेरठ से रवाना हो चुकी है। कुछ ही पल में विधायक रफीक अंसारी मेरठ पुलिस की गिरफ्त में होंगे और मेरठ पुलिस उनको लेकर के मेरठ पहुंचने वाली है। सुबह एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक रफीक अंसारी को पेश किया जाएगा। आपको बता दें, 101 एनपीडब्ल्यू वारंट जारी होने के बाद भी रफीक अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिनसे चलते उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुके थे। मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने सीओ सिविल लाइन और एसएचओ नौचंदी की एक टीम गठित की थी, जिसके चलते विधायक रफीक अंसारी की छापेमारी लगातार चल रही थी। आज बाराबंकी के जैतपुर थाना पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर मेरठ पुलिस को सौंप दिया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान के बॉर्डर क्षेत्र में गर्मी का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है। कैसा है लोगों का हाल वहां पर, बता रहे हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी। समूचे देश में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो तप रहा है वो है राजस्थान। राजस्थान के लिहाज से कहा जा रहा है कि राजस्थान में पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा गर्मी रही है। लिहाजा राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में लगातार गर्मी तेज होती जा रही है, तो वहीं अब जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग में भी गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। प्रशासन की ओर से तमाम मौकूल व्यवस्थाएं की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों को इस गर्मी की तपन झेलने को मिल रही है। हालांकि एक और गर्मी की भीषण चपेट में आने से कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो वहीं इस बढ़ती गर्मी के बीच लोगों के लिए कई तरह के संकट खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसे लेकर प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, सड़कों पर छिड़काव से लेकर हिदायतें और एडवाइजरी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से भी एडवाइजरी की गई है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। तो वहीं अंबाला जिले के नग्गल गांव में एक युवक पर निजी बस के कंडक्टर और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश के चलते उस पर जानलेवा हमला किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बीएस गुलियानी। हरियाणा के अंबाला स्थित हिसार रोड पर आज सुबह एक निजी बस कंडक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर ताबड़तोड़ लाठियों और डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि इस युवक से कंडक्टर की पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते आज सुबह कंडक्टर अपने साथियों को साथ लेकर गांव नग्गल पहुंचा और वहां पर उसने उस युवक पर लाठियों और रॉडों के साथ ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद युवक बुरी तरह से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। इस सारी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि युवक पर 3-4 लोग लाठियों और डंडों से बुरी तरह हमला कर रहे हैं। अब पुलिस मामले की गहरी जांच में जुटी है। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा में गर्मी का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। कैसा है कोरबा के लोगों का हाल और वन्य प्राणियों का हाल, बता रहे हमारे संवाददाता सोहेल केतवाई। कोरबा जिले में इस वक्त गर्मी का ये आलम है कि यहाँ का पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया है, सड़कें सूनी हो गई हैं, बच्चों को स्कूल पर जाने के लिए पाबंदी हो गई है। वैसे भी आपको बता दें कि नौतपे का आज दूसरा दिन है और लू की चपेट में ये पूरा प्रदेश सहित कोरबा जिला भी आता है। आम आदमियों की बात करें तो करें, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह आपको बता दें कि इंडिया वॉइस ने इस खबर को दिखाया भी था। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पीछे ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसी पेड़ के नीचे गांव वालों ने एक तेंदुआ
लेपर्ड को देखा जो सुस्त अवस्था में पड़ा था, उसका चलना मुहाल था, वो चल नहीं पा रहा था। गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग का अमला जब वहां पहुंचा तो उसकी हालत देखकर तुरंत उसको रेस्क्यू किया गया और पशु विभाग के डॉक्टरों को बुलाया गया। उनकी टीम पहुंची और जब उस तेंदुए की जांच की गई तो डॉक्टरों ने जो खुलासा किया वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। हीट स्ट्रोक के कारण तेंदुए का ये हाल हुआ और आपको बड़े अफसोस के साथ बता दें कि आज उस तेंदुए की मौत हो गई है। बहुत बड़ा नुकसान है वन विभाग के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिले में जानवर की किसी जानवर, वो भी लेपर्ड जैसे जानवर की मौत हीट स्ट्रोक के कारण हो गई है। अब देखना ये होगा कि वन विभाग जो जंगली जानवर हैं उनके लिए और क्या इंतजाम करता है। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा जिले से मैं सुहेल। तो वहीं कुशीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ कहा इस जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने, बता रहे हमारे संवाददाता आसिफ बेग। गृह मंत्री अमित शाह ने कुशीनगर में चुनावी हुकार लगाई और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर बरसे। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि 4 जून को एनडीए की सरकार बनने वाली है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह कुशीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की और साथ ही साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव और खड़गे पर जमकर हमला बोला। कहा कि 4 जून को रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। राहुल गांधी 40 सीट भी नहीं पार कर पाएंगे। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश 4 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से 25-25 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर कोई दाग नहीं लगा है और विपक्ष के नेताओं पर दाग ही दाग दिखाई पड़ रहे हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि कुशीनगर चीनी का कटोरा कहा जाता था और अखिलेश सरकार में कई चीनी मिलें बंद हो गई, लेकिन उनकी सरकार में 20 चीनी मिलें चालू की गई। अमित शाह ने यह भी कहा कि जिस तरह से विपक्षी दल शोर मचा रहा है उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अब यह लड़ाई राम मंदिर बनाने वालों और राम का विरोध करने वालों के बीच में है। हालांकि जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। फिलहाल अब 4 जून को क्या रिजल्ट रहता है, दावों में कितनी सच्चाई है और विपक्ष के दावों में कितनी सच्चाई है, यह समय ही बताएगा। सहयोगी इशरात के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो वहीं कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी के विस्तार के लिए एसईसीएल और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। ऐसा खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुहेल केतवई। कोरबा जिले में स्थित गेवरा की कोयला खदान जो विश्व की, जी हाँ एक बार फिर बता दूं आपको, विश्व की सबसे बड़ी खदान जहां पे 72 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है। इस मेगा प्रोजेक्ट गेवरा प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है करीब 10 किलोमीटर और इस लंबे विस्तार में बहुत से भू विस्थापित आ रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी जो विस्तार एरिया है वहां पर एसईसीएल प्रबंधन पूरे तामझाम के साथ पहुंचा और काम को शुरू कर दिया। लेकिन एसईसीएल प्रबंधन की इस कार्रवाई को लेकर गांव वाले भड़क गए, हुजूम इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहा कि बिना मुआवजा दिए, बिना बसाहट दिए कोई काम नहीं होने देंगे। बहुत वाद विवाद के बाद, समझाने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने और एसईसीएल प्रबंधन को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। आपको बता दें कि कोरबा कलेक्टर ने इस बारे में काफी निर्देश दिए एसईसीएल प्रबंधन को कि भू विस्थापितों और बसाहट को लेकर पहले उसकी एक रूपरेखा बनाई जाए और जिनको मुआवजा देना उनको मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही काम शुरू किया जाए। लेकिन एसईसीएल की हद धार्मिकता देखिए कि वो बिना मुआवजा दिए और बिना लोगों की बसाहट किए वहां पर काम करने पहुंच गया और उसका
खामियाजा ये हुआ कि गांव वालों ने उसको उन SCCL प्रबंधन को बेरंग लौटा दिया। आपको बता दें कि ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है और SCCL प्रबंधन को लेकर तमाम हड़तालें, तमाम प्रदर्शन आए दिन आप इंडिया वॉइस न्यूज़ चैनल पर देखते रहते हैं। बावजूद इसके भी SCCL प्रबंधन पर को जूं तक नहीं रेंगती। वही हुआ भी। बहरहाल अब देखना है कि कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत की फटकार के बाद SCCL प्रबंधन मुआवजा और बसाहट को लेकर क्या कदम उठाता है। कोरबा जिले से इंडिया वॉइस के लिए मैं सुहेल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट यानी PA विभव कुमार की 30,000 कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज हो गई है। ऐसे खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए मारपीट के प्रकरण में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि विभव कुमार ने इस मामले में अपनी जमानत को लेकर के एक याचिका दायर की थी, जिसको लेकर के आज दिल्ली की 30,000 कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया और तकरीबन 4 बजे के बाद जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो इस मामले में विभव कुमार को जमानत याचिका उसकी खारिज कर दी गई। जब आपको बता दें कि बीते 13 मई को स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, जिसके बाद स्वाति मालीवाल के घर पुलिस पहुंचे, बयान दर्ज कर तमाम चीजों को देखते हुए संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और बाद में विभव कुमार की गिरफ्तारी की गई। और पूरे प्रकरण में जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, उसने साफ तौर पर मुहर लगा दिया कि किस तरीके से विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। फिलहाल अब ये साफ कहा जा सकता है कि विभव कुमार को एक तगड़ा झटका लगा है और आने वाले समय में उनकी मुश्किलें फिलहाल थमने वाली नजर नहीं आ रही है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं मथुरा में एक मुस्लिम व्यापारी ने पंजाबी बाजार का नाम बदलकर दुकान के थैले पर इस्लामिक बाजार छपवा दिया। क्यों छपवाया इस्लामिक बाजार, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। के अंतर्गत पंजाबी मार्केट में एक दुकानदार द्वारा उस पर अपने थैलों पर इस्लामिक बाजार छपवाना उसको भारी पड़ गया। इस्लामिक बाजार छपने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, तमाम स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया। जब पंजाबी मार्केट है तो उस पर इस्लामिक बाजार क्यों थैलों पर अपने छपवाया गया, यानी एक नया नाम देने की क्यों कोशिश की गई, इसको लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए SDM की कोर्ट में पेश किया। SDM ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में व्यापारी को जेल भेज दिया और उसकी दुकान को सील कर दिया गया है, क्योंकि इससे माहौल ख़राब होता है। जब कोई मार्केट का नाम पहले से ही चला आ रहा है तो दूसरी चीज़ों को अपने थैलों पर छपवाना ये बहुत ही कड़ा अपराध है। इस तरीके से माहौल ख़राब होता है। लोगों ने जब इसका कड़ा विरोध किया तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई और कार्रवाई करते हुए SDM छाता ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में व्यापारी को जेल भेज दिया है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो वहीं चंदौली में अखिलेश यादव की रैली में सपाइयों ने हुड़दंग मचा दिया। क्यों मचाया हुड़दंग, बता रहे हमारे संवाददाता पवन पांडे। मौजूदगी चंदौली मुख्यालय स्थित महेंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में है। आज यहां पर पूर्व CM अखिलेश यादव की एक जनसभा थी। आपको बता दें कि इस जनसभा में उन्होंने वीरेंद्र जो सिंह हैं, उनके समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, उनके पक्ष में उन्होंने वोट मांगा। इस दौरान उनके जितने भी समाजवादी पार्टी के समर्थक आए हुए थे, उन्होंने इस जनसभा के दौरान काफ़ी उत्पात मचाया। आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में कि कितनी यहाँ पे लगभग 500 की संख्या में यहाँ पे कुर्सियाँ टूट चुकी हैं और यहाँ पे जो मीडिया मंच बनाया गया था, मीडिया मंच को भी यहाँ पे जबरन अंदर घुस करके उसको भी तोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ जो ऐसे पत्रकार थे उनको
चोटें भी आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनके द्वारा जो है हुड़दंगई की गई, उससे यहाँ जो कितना मतलब कहा जा सकता है कि यहाँ की जो स्थिति जो थी काफ़ी उथल पुथल हो गई। लोग इधर उधर दौड़ करके भागने लगे, अपना खुद ही बीच बचाव करने लगे। उसके बाद भी लोग जो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, फिर भी नहीं माने। लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये जो पूरा ये जो जनसभा स्थल है, इन्होंने जो यहाँ पे जनसभा स्थल आप जो देख रहे हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं यहाँ पे कुर्सियाँ भी टूट चुकी हैं और साथ ही साउंड भी क्षतिग्रस्त है। तो कहीं ना कहीं इनके हुड़दंगई से काफ़ी जो कुछ पत्रकार हैं उनको भी गंभीर चोट आई। और साथ ही वो जो आप मीडिया मंच देख रहे हैं, आप सीधे विजुअल जो आप देख रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें जो होती हैं वो झूठ नहीं बोलती, तो आप मीडिया मंच को देख सकते हैं, साथ टूटी हुई कुर्सियों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से हुड़दंगई की गई और यहाँ पे जो स्थिति थी वो स्थिति किस प्रकार की रही होगी। पवन पांडे, इंडिया वाइज, चंदौली। तो वहीं रोहतक में पानी और बिजली की समस्या को लेकर हाहाकार मच गया है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता विकास ओहलियान। गर्मी प्रचंड रूप धारण कर चुकी है और इस गर्मी के मौसम में लोगों की दो ही सबसे ज्यादा आवश्यकताएं हैं, एक पानी और एक बिजली। लेकिन लोगों को बिजली और पानी नहीं मिल रहा है। आप बात करें रोहतक की, तो रोहतक में आज शहर वासियों ने इकट्ठा होकर जलघर को ताला लगा दिया। मुद्दा था पीने के पानी का, क्योंकि पीने की पानी की आज गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन रोहतक वालों को पिछले कई सालों से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। वहीं बिजली के भी लगातार कट जारी हैं। रोहतक में बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अगर जल की बात करें तो सरकार का नारा है हर घर जल योजना, लेकिन ये योजना केवल कागजों में ही सिमट कर रह गई है। अब पूरे शहर को प्यास से जूझना पड़ रहा है। तो लोगों का कहना है कि गंदे पानी की समस्या है। पहले तो पानी 4 से 5 दिन में आता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए जब 4-5 दिन के बाद पानी आता है तो 20 या 30 मिनट के लिए आता है, जिसमें से 10 से 15 मिनट तक गंदे पानी की सप्लाई होती है, जिससे उनकी प्यास नहीं बुझती। लोगों को मजबूरन हैंडपंप का सहारा लेना पड़ रहा है। और यही शहर की बात नहीं, केवल शहर की बात नहीं है, शहर के आसपास लगते गांव में भी यही पानी की समस्या है। क्योंकि पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। पीने के पानी की जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं रोहतक के अंदर, लेकिन अधिकारी है इसका कोई सुध नहीं ले रहे हैं। अधिकारियों को बार बार शिकायत की जा रही है, लेकिन कहीं भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। मिलता है तो केवल आश्वासन से लोगों की प्यास नहीं बुझेगी। विरोध प्रदर्शनकारियों ने आज प्रशासन को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये प्रदर्शन एक विशाल रूप धारण कर लेगा। अब देखना ये होगा क्या प्रशासन इस प्रदर्शन पे जाग पाएगा या फिर इन प्रदर्शनकारियों को कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा अपनी प्यास बुझाने के लिए। इंडिया वॉइस के लिए रोहतक से विकास ओहलियान। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।